So now we are starting with chapter 2, India economy, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आप बुक का वो क्या है, माइग्रेशन। एंड उसमें क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स, कितने टाइप का माइग्रेशन होता है, कॉजेस, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस इन द सेंस कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है माइग्रेशन का। तो ये 3 सब टॉपिक्स होंगे माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन हमने देखा था जब हम लोग पॉपुलेशन चैप्टर जब हमने पढ़ा, उसमें देखा कि 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है, वेरिएशन आता है, जिसमें एक क्या था, बर्थ, दूसरा क्या था, डेथ, एंड थर्ड क्या था, माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी हमने क्या पढ़ा था, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। आउट का मतलब उस एरिया से बाहर जाने वाले लोग, इन माइग्रेशन मतलब उस एरिया में आने वाले। तो अभी ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे स्पेसिफिक होगा, ये पूरा चैप्टर स्पेसिफिक होगा माइग्रेशन पे। और वाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी जो कोविड पेंडेमिक आया कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 जो अभी भी कंटिन्यू है 2021 में, और ये शुरू हुआ था जब, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसका इम्पैक्ट दिखा था कि माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने न्यूज़ को फॉलो किया हो तो आप लोगों को अभी ये डिस्कस करेंगे कि हम कौन से इवेंट्स पे, माइग्रेशन बहुत फेमस हुआ था ये, तो उस पर हम बात करेंगे। तो अभी आपको बताते हैं इंडिया में माइग्रेशन, ब्रीफली बताता हूँ मैं कैसे। सो आप सभी को पता है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों ने पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में लोगों ने माइग्रेट किया था। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया था कि जिसको इंडिया में जाना है वो इंडिया में जा सकता है, जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकता है। तो उस टाइम पे ये सीन क्रिएट हुआ था, लोगों ने मास, एक तरीके से मास एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस किसको बोलते हैं, जब काफ़ी बड़ी नंबर में जब लोग मूवमेंट करना शुरू करते हैं, बड़े मतलब पूरे के पूरे टाउन्स खाली हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, मास माइग्रेशन होता है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। तो लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से, जिसको जैसे जो जाने का तरीका मिला उस तरीके से, जैसे इसमें देखो यहाँ पे लोग बैलगाड़ी से और दूसरे पैदल ही निकल लिए, और ऊपर अपने देखा ट्रेन में, और बहुत से लोग पैदल भी जाना शुरू कर दिए। तो ये तो काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है। तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपको देखते हैं कि क्या कैसे माइग्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सीन क्रिएट हुआ था जब लोगों ने, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो ये लोग कौन है, ये सब लोग वो हैं जो किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में आए काम करने के लिए। सो मान लीजिए कोई आदमी यूपी से दिल्ली जा रहा है, या किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो यूपी से दिल्ली जा रहा है, कोई बिहार से दिल्ली जा रहा है, कोई राजस्थान से दिल्ली जा रहा है। तो ये सब लोग वो थे जो कोविड लॉकडाउन लगने की वजह से ये लोग वापस अपने घरों की तरफ जाना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी लेवल में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि अभी लोगों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बिकॉज लोगों की जॉब्स भी चली गई थी। तो लोगों को ये था कि वो अपनी एक सिक्योर जगह पे जाके रहें। तो ये सीन अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो ये देखिए, ये दिल्ली का सीन है। तो दिल्ली का सीन है, तो यहाँ पे ये अलग अलग एरिया से लोग अपने घरों की तरफ जाने के लिए, ये कोरोना के टाइम में है, कोविड, ये लास्ट लॉकडाउन जब लगा था 2020 में, उस टाइम पे ये सीन क्रिएट हुआ था, बिकॉज लोगों को घर जाना था। तो अब आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन का लेवल कितना बड़ा होता है। हम लोग को ऐसे रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब ये सब लोग इकट्ठे होते हैं अपने एरिया में जाने के लिए, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कैसे ये लोग अपने एरिया जाने के लिए, तो इनकी पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कैसे माइग्रेशन होता है। व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन इज सिंपल टर्म्स बताया मैंने आपको कि आप माइग्रेशन में क्या होता है, कोई भी मैन वीमेन या जो भी फैमिलीज हैं वो माइग्रेट करती हैं अपने नेटिव प्लेस से। नेटिव प्लेस मतलब जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका घर है उस एरिया से वो जाएंगे दूसरे एरिया में फॉर वेरियस पर्पस। कोई जॉब के लिए जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए किसी
लड़की की शादी हुई तो वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाएगी, तो ये भी माइग्रेशन है। कोई पढ़ने के लिए जा रहा है तो ये भी माइग्रेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वजह से आप जा रहे हैं, वो किस में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे वो कोजेज में। तो ये इनिशियल स्टोरी आप पढ़ लेना इसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये राम बाबू के बारे में बताना चाह रहा है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो राम बाबू और उसकी फैमिली कैसे उस पर माइग्रेशन की वजह से, और माइग्रेशन ब्रीफली देखते हैं दो काफ़ी तरीके का हो सकता है, मतलब विद इन ए कंट्री हो सकता है। अभी एक कंट्री के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई यूपी से बिहार जा रहा है, बिहार से यूपी जा रहा है, कोई यूपी से दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से राजस्थान जा रहा है, कोई राजस्थान से पंजाब जा रहा है। तो ये क्या है इन कंट्री माइग्रेशन है, विद इन द कंट्री माइग्रेशन हो रहा है। और जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में था तो वो क्या था, दो कंट्री के बीच में माइग्रेशन था। और वैसे ही अगर मान लीजिए कोई इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है, तो ये भी दूसरी कंट्री माइग्रेशन हो रहा है। फिर होता है विद इन ए सिटी, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो वो भी एक माइग्रेशन है। रूरल टू रूरल यानी एक गांव से दूसरे गांव में अगर लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो वो भी एक तरीके का माइग्रेशन है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो इसमें आगे देखते हैं इन दी बुक ऑफ फंडामेंटल। ये बुक हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे जिसमें हमने डिस्कस किया। तो माइग्रेशन में आगे रीड करते हैं। दी इन योर बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। इसमें हमने जब पॉपुलेशन कंसेप्ट पढ़ा था, पॉपुलेशन कंसेप्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या माइग्रेशन का मीनिंग है और वो कैसे पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है। माइग्रेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। सी, टाइम एंड स्पेस आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इन पे ध्यान देना जरूरी है। तो कैसे टाइम के साथ और स्पेस के साथ माइग्रेशन पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब एक एरिया से दूसरी एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। India has witnessed the waves of migrants coming to the country from Central and West Asia and also from Southeast Asia। तो ये हिस्ट्री की बात कर रहा है। हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, जब आर्यन कल्चर पढ़ते हैं जिसमें हमारा वैदिक कल्चर आता है, तो उस टाइम पे भी माइग्रेशन की बात होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ए हिस्ट्री ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स। तो अगर आप अर्ली मिडिवल की बात कर लेंगे, एक हिस्ट्री में पीरियड आता है अर्ली मिडिवल और उससे थोड़ा पहले का, यानी जब आपका 1AD शुरू होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें देखते हैं कि बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया। तो यहाँ से लोगों ने आना शुरू किया, फिर यहाँ पे रुके कुछ 100 सालों तक, फिर उन्होंने वहाँ पे रूल किया और वो फिर वहाँ से चले गए। तो माइग्रेशन की हिस्ट्री इंडिया में काफ़ी पुरानी है। तो इसी वजह से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, तो इसमें ये वाला अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि जब डिफरेंट टाइप के लोग अगर इंडिया में आए, फिर वो आए और उस एरिया में रहे कोई 100 सालों तक रहा, कोई 200 सालों तक रहा, उन्होंने रूल किया। फिर जब उन्होंने अपना रूल किया तो अपने कल्चर के कुछ एलिमेंट्स छोड़े। तो जो इंडिया का कल्चर है वो क्या है, इंडिया का कल्चर काफ़ी इन चीज़ों से इम्पैक्ट हुआ। तो वो क्या हुआ, मिक्स हो गया सारी चीज़ें, बहुत सी हमारी चीज़ें जो हुई मिक्स हो गई। सो ये उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे अलग अलग तरह के लोग आए कारवां में और वहाँ इंडिया में आके बसना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पे कल्चर को काफ़ी मतलब उसमें ऐड हुई चीज़ें। सो सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन माइग्रेटिंग टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो ये तो हम जानते ही है कि बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका वगैरह में जाते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, कोई स्टडी के लिए जाता है। तो अभी देखते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। कनाडा में अगर आप लोगों को पता हो कि पंजाब के लोग बहुत जाते हैं कनाडा में, तो इसका इवन इम्पैक्ट इतना है कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स जो होते हैं रोड्स पे, तो आप देखिए माइग्रेशन पॉपुलेशन का इम्पैक्ट इतना है कि जो पंजाबी पीपल कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पे जो रोड्स पे जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें इवन पंजाबी तक मेंशन की होती है कुछ एरियाज में जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी है। तो ये क्या है इम्पैक्ट किसका, माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन से क्या होता है,
कंट्री में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सो इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन डायस्पोरा, व्हाट इज इंडियन डायस्पोरा? इंडियन डायस्पोरा वो होता है जो इंडिया से दूसरी जगह, यानी डायस्पोरा क्या होता है? ये इंडियन पीपल जो दूसरी कंट्री में जाके रहना शुरू कर देते हैं और वहीं के ऑलमोस्ट सिटीजन बन जाते हैं, तो ये क्या होता है? इंडियन डायस्पोरा। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1947, इसका मतलब ये है मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका बाई ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार टू रियूनियन आइलैंड। सो ये डिफरेंट लोकेशन पे क्या हुई थी? इंडेंचर्ड लेबर थी, इंडेंचर्ड लेबर। तो ब्रिटिश क्या करते थे? इंडिया के डिफरेंट स्टेट से लोगों को रिक्रूट करते थे, उनसे पूछते थे कि अगर आपको लेबर का काम करना है दूसरी कंट्री में तो आप चलिए हमारे साथ। तो इनको ले जाके किन एरियाज में लेके गए? इन कंट्रीज में वहाँ पे जाके वो क्या काम करते थे? मेजोरिटी ऑफ करते थे प्लांटेशन का काम। प्लांटेशन मतलब जो बाग होते हैं, बाग किसके? डिफरेंट चीज़ों के। कोई इसका कॉफ़ी का बाग है, कोई चाय का बाग है, या कोई और। तो इंडियन ये जो ब्रिटिश लोग थे प्लांटेशन बिजनेस बहुत करते थे, प्लांटेशन करते थे, बिकॉज प्लांटेशन उनकी इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट था और उसकी वजह से ये लोग वहाँ पे जाते थे। ऑल सच माइग्रेंट्स वर कवर्ड अंडर दी टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रिटिश के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको बोलते थे गिरमिट एक्ट, इंडियन माइग्रेंट एक्ट। However, the living condition of these indentured laborers were not better than the slaves. ये इतने मास में लेके जाते थे और ब्रिटिशर्स को क्यों लेके जाते थे? प्लांटेशन के लिए। तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होता था? ब्रिटिशर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमम रखने के लिए इन लोगों को मिनिमम फैसिलिटी देते थे। ना रहने के लिए अच्छा घर होता था, ना खाने के लिए इतना अच्छा फूड होता था, गंदगी होती थी जिस एरिया में रहते थे, स्लम एरिया टाइप में रहते थे। जैसे हम अभी देखते हैं कि काफ़ी लोग जो मुंबई या दिल्ली जैसी सिटी में स्लम एरियाज में रहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे इनकी कंडीशन क्या थी? बहुत बुरी कंडीशन थी जब ये लेबर के लिए बाहर की कंट्रीज में जाते थे। तो द सेकेंड वेव ऑफ migrants ventured out into the neighboring country in the recent time as professionals, artisans, traders and factory workers in search of economic opportunities to these countries. So उसके बाद क्या हुआ? अब लोग गए इन प्रोफेशन के लोगों ने जाना शुरू कर दिया इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। तो वहाँ पे क्योंकि इनको अच्छी जॉब्स मिलती थी। देयर वाज ए स्टेडी आउटफ्लो ऑफ इंडियाज सेमी स्किल्ड और सेमी लेबर इन दी वेक ऑफ दी ऑयल बूम। तो वेस्ट एशिया में जाना शुरू किया। वेस्ट एशिया किधर है? वेस्ट एशिया इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। अगर वहाँ पे जाएंगे तो, बट वहाँ पे क्यों जा रहे थे? बिकॉज वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर हो रहा था, दुबई में, यूएई में, कतर में। सो ये सारी कंट्रीज में क्या हो रहा था? ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा था। तो वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी उस टाइम पे 1970s में। अभी भी बहुत इंडियंस वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे इन सब की नीड थी। सो और इंडिया से ही क्यों लोग जा रहे हैं? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में एजुकेशन लेवल लो था। ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग लेबर के लिए बाहर की कंट्रीज में जाते थे। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा, हाई पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है और एजुकेशन भी लो है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? लोगों को पैसा कमाना था, बट इंडिया में उतना पैसा लेबर को मिलता नहीं है। जब इंडिया में उतना पैसा लेबर को नहीं मिलेगा, लेबर क्या होता है? जो मजदूरी का काम करते हैं। तो ये लोगों ने कहाँ जाना शुरू कर दिया? दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे लेबर की डिमांड थी। जैसे दुबई में जाना शुरू कर दिया, यूएई में जाना शुरू कर दिया। ये सारी कंट्रीज जहाँ पे ऑयल मतलब पेट्रोल और क्रूड ऑयल होता है जो हम लोग लाते हैं, अभी भी हम लोग उन कंट्री से लेते हैं। तो इनके प्लांट्स लगना शुरू हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, तो ये लेबर का काम करने के लिए ये लोग वहाँ जाना शुरू कर दिए। सो उसके बाद थर्ड वेव की बात करते हैं, जिसमें प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह कहाँ पे जाना शुरू किए?
इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। तो ये थर्ड वेव में क्या हुआ, काफ़ी इंडियंस। तो अभी इसमें देखिए फर्स्ट लेयर में क्या था, फर्स्ट वेव में क्या था, जो गिरमिट्स थे वो ड्यूरिंग ब्रिटिश ईयर में गए, फिर उसके बाद लेबर के लिए। अभी हमारी एजुकेशन इंप्रूव हुई तो हम लोग जो काफ़ी इंडियंस है वो इन कंट्रीज़ में अच्छी जॉब्स के लिए, ताकि वो अच्छा पैसा कमा पाए, वहाँ पे जाना शुरू कर दिए। सो आफ्टर liberalization in the 90s, education and knowledge-based Indian emigration has made Indian diaspora one of the most powerful diaspora of the world. So 90s में क्या हुआ था, एक इकोनॉमी में अगर आप कंसेप्ट पढ़ा हो तो लिबरलाइजेशन हुआ था। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था, जिससे इंडियन इकोनॉमी, ओपन का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया था। उससे पहले इंडिया दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस बहुत लिमिटेड वे में करता था। तो इसको ऐसे समझिए बस, इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में 1990 में ये लिबरलाइजेशन हुआ था। उससे पहले इंडिया का बिजनेस दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड या जो भी था वो बहुत लिमिटेड होता था, बट बाद में इन्होंने एकदम से इसको एक्सपेंड किया। तो क्या हुआ, उससे एजुकेशन भी इम्प्रूव हुई। जब दो कंट्रीज के बीच में जब रिलेशंस बनते हैं तो सब चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज की वजह से क्या हुआ, अभी क्या है, इंडियन डायस्पोरा उन कंट्रीज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन ऑल दीज कंट्रीज इंडियन डायस्पोरा हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज। सो जैसे अभी हमने कनाडा का बात किया, तो कनाडा के लोग, कनाडा से जो यहाँ से सिख लोग गए हैं पंजाब से, तो वो लोग वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। इवन काफ़ी लोग वहाँ की पॉलिटिक्स में मिनिस्टर तक हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडियंस ने वहाँ पे जाके अपना सेटल किया और वहाँ पे जाके धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बना ली। सो माइग्रेशन के बारे में देखते हैं, कैसे पता लगता है माइग्रेशन। अगेन सेंसस। सो एनसीईआरटी ये मान के चलती है, सीबीएसई मान के चलती है कि आपको सेंसस के बारे में पता है। जब हमने फर्स्ट यूनिट में सेंसस के बारे में डिस्कस किया तो सेंसस में ये चीज़ भी पूछी जाती है कि आप माइग्रेंट हैं या उसी एरिया के हैं, जब आपसे नेटिव प्लेस पूछा जाता है। तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन दी कंट्री। सेंसस में ये भी मेंशन किया होता है। एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम दी फर्स्ट सेंसस। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1881 में। तो ये उसी टाइम से शुरू किया गया था। लोगों से पूछा जाता था कि आप माइग्रेंट हैं या उसी एरिया के नेटिव हैं। दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे सेंसस ऑफिसर आया, आपसे पूछा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो अगर आपने वो डिफरेंट बताया उसको, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे किस पर्पज से आए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उसमें लिखा जाएगा। However, the first major modification was introduced in the 1961 census by bringing in two additional components, which is place of birth, that is village or town, and duration of residence। तो फिर जब उन्होंने बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर टाइम भी पूछना शुरू किया कि अगर ये जगह आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्या था, फर्दर उसमें एडिशन किया गया। फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। सो उसमें फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट को समझ में आना शुरू किया, उन्होंने जो सेंसस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने पूछा कि आप जो पिछले जिस जगह को छोड़ के आए हैं वो कहाँ पे थी, कितना टाइम तक आप वहाँ पे रहे, तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने पूछना शुरू कर दी। सो इंफॉर्मेशन ऑन दी रीजन। फिर 1981 सेंसस में उन्होंने क्या पूछना शुरू किया कि वाई, कि आप माइग्रेट क्यों करके इस एरिया में आए हैं। तो फिर वो उनको बताएंगे कि इकोनॉमी पर्पस था, मैरिज की वजह से हुए, या एजुकेशन की वजह से आए, या कोई भी रीज़न था। तो वो सारा ये रिकॉर्ड करके उसको सेंसस में मेंशन किया जाता है। इन सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो ये आपको पता लग जाएगा कि कैसे सेंसस में किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले। इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, ये पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ पैदा हुए कि नहीं। इफ नो देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल एंड अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर आपने बोला कि नहीं मैं यहाँ नहीं, मेरा बर्थ हुआ, तो
जिस एरिया में आपका बर्थ हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, फिर स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, एंड इफ़ आउटसाइड इंडिया देन उस कंट्री के बारे में भी पूछा जाएगा। तो इतना डिटेल में सेंसस किया जाता है। तो अगला जब सेंसस होगा 2022 में, या पॉसिबल है 2022 में होगा, नहीं तो हो सकता है 2023 में भी हो अगर कोरोना कंट्रोल में हुआ तो उसमें ये सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। हैज़ दी पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, तो फिर ये पूछेंगे कि अगर आप दूसरी जगह से आए हैं, यानी कि हो सकता है आप तीसरी जगह पे माइग्रेट करके आए हो, पहले आप नेटिव प्लेस, फिर एक जगह पे गए, फिर दूसरी जगह पे आए, तो फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर वहाँ पे गए तो फिर पूछा जाएगा उस टाइम उस जगह पे उस एरिया का नाम, उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर उस पर कितना टाइम आप रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस कब किस में पूछे जाते हैं? सेंसस में। इन एडिशन रीज़न फॉर माइग्रेशन, रीज़न भी पूछा जाता है कि वाई you have migrated to this area from the place of last residence, and duration of residence in place of enumeration are also asked। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, कितने टाइम पे ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम आप उस एरिया में रहे। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन टू बेसिस, प्लेस ऑफ बर्थ if the place of birth is different from the place of enumeration, and place of residence if the place of last देखो प्लेस ऑफ बर्थ तो कहाँ होता है? जब आपका जहां पे बर्थ होता है, एक होता है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और एक होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इस केस में क्या करते हैं, ये रेजिडेंस का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, वहां से माइग्रेट करके आप सिटी 1 में चले गए, फिर आप सिटी 2 में चले गए। अब ये तो है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये है आपका रेजिडेंस का प्लेस जब पिछली माइग्रेशन के बाद, और ये है आपका अभी प्रेजेंट रेजिडेंस जहां पे आप अभी रह रहे हैं। तो अगर आपसे यहां पूछा जाएगा तो आपसे दोनों चीजें पूछी जाएंगी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था और लास्ट एरिया ऑफ रेजिडेंस क्या था। तो सिटी 1 थी, अभी आप सिटी 2 में है, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपका सिटी, या ये कोई विलेज, ये सिटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें पूछ के उसमें मेंशन की जाएंगी, फिर उनको आइडिया रहेगा कि हाँ ये जो भी पर्सन है वो किस तरीके से माइग्रेट कर रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो रीजंस भी उसमें मेंशन किए जाएंगे। तो अब ये डेटा एज पर 2011 सेंसस, तो इस बुक में डेटा किससे है? 2011 सेंसस, ये हमने बार बार मेंशन किया है। आउट ऑफ 1210 मिलियन यानी 121 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट 37% यानी 45 करोड़ आर माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो ये बता रहा है कि डेटा सेंसस से हमारे पास ये डेटा आता है कि पूरी कंट्री में कितने % लोग माइग्रेंट हैं। तो आगे देखेंगे कि कैसे डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इंडिया में फेस, मतलब इंडिया में जो डिफरेंट स्ट्रीम्स कैसे होती हैं, वो पता लग जाएगा कि टाइप्स कैसे होते हैं, अभी कौन से एरिया से कैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं।